हेलो एवरीवन। कैसे हो भाई बच्चों सारे? कैसे हैं आप सब? हो गया है स्टार्ट यार विपिल। हो गया। कैसे हैं भाई सारे के सारे? जय श्री राम यार। जय महाकाल। जय श्री राम भाई। कैसे हैं आप सब? कैसे हैं? चलिए। तो यार आज अपन नेक्स्ट सेट ऑफ प्रॉब्लम्स करते हैं, ठीक है ना? आई होप आपको रिजिड बॉडी कंस्ट्रेंट में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया होगा। एक दो उसके और क्वेश्चंस देखेंगे थोड़े अच्छे लेवल के, और उसके बाद फिर अपन आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना? एक सेकेंड यार, ये बहुत डार्क डार्क हो रखा है। क्लियर है क्या अभी? चलिए, हाँ, स्प्रिंग प्रॉब्लम्स करेंगे थोड़ा आगे चल के, है ना? या आज कर लें स्प्रिंग प्रॉब्लम्स? मैं चाह रहा था एक दो पहले और रिजिड बॉडीज के करा दूं। उससे क्या होगा, आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और एक और लेते हैं, ठीक है ना? एक और प्रॉब्लम लेते हैं, और थोड़ा सा टफ है बट आइडिया होना चाहिए। अगर पता है तो फिर आगे कभी दिक्कत होगी नहीं इससे। एक हेमिस्फीयर रखा हुआ है भैया ग्राउंड पे, ठीक है ना? एक हेमिस्फीयर रखा हुआ है ग्राउंड पे, और किसी मोमेंट पे इसकी वेलोसिटी वी नॉट है, ठीक है? और इसका एक्सेलरेशन जो है वो ए नॉट दिया हुआ है। इस तरह का सीन है भाई। और यहां पे एक रॉड जो है इससे टच हो रही है। इसमें एक रॉड जो है इससे टच हो रही है। जैसा हम लोग अभी तक इंक्लाइन प्लेन का किए थे ना प्रॉब्लम, बस वही है, उसी का एक्सटेंशन, और कुछ नहीं है। थोड़ा सा इसको नीचे ले आते हैं भाई। तो आपसे देखिए किस तरह के बच्चों क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस पे। ये हो सकता है आपसे पूछ ले कि ये जो रॉड है जो अंदर बंद है इसमें, है ना, ऐसे, तो ये रॉड इधर और इधर नहीं जा सकती। हमने इस तरह का क्वेश्चन किस में किया था? हमने इस तरह का क्वेश्चन अभी दो चार दिन पहले इनक्लाइन प्लेन में किया था, है ना? याद है आपको? इनक्लाइन प्लेन में किया था। अब इस मोमेंट पे आपसे पूछा जाएगा कि यार इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे आप बता दो, जब ये एंगल एंगल दे दे या डिस्टेंस दे दे, आपको जो दे दे उसके हिसाब से निकालना है। समझे? एंगल दे दे या डिस्टेंस दे दे, आपको उसके बेसिस पे इसको निकालना है। तो मान लेते हैं ये एंगल दिया हुआ है आपको, थीटा का। तो आपसे क्या पूछा जाएगा इस मोमेंट पे? अ, अगर ये हम इस तरफ लेके जा रहे हैं बच्चों, तो क्या आप कह सकते हो कि ये रॉड के पास कोई ऑप्शन नहीं है, रॉड को जाना पड़ेगा इस मोमेंट पे ऊपर की तरफ? तो आपसे पूछा जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ रॉड निकाल दीजिए इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे। आइए देखते हैं कि किस किस तरह के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं इसमें। इसका मास जो है कैपिटल एम दिया है, और इसका मास स्मॉल एम दिया हुआ है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है बच्चों वो जी की है। ज्यादातर बच्चे इसमें गलती कर देते हैं इस प्रॉब्लम में, और पहले ना की हो तो फिर कर ही नहीं पाते हैं उसको, ठीक है ना? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, जरा ध्यान देते हैं इस पे, है ना? तो इस समय हमें एक्सेलरेशन ऑफ रॉड को निकालना है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है अपने लिए। क्योंकि अगर आप इस तरह के क्वेश्चंस पहले नहीं किए हो, तो बहुत संभावना है कि अगर इस तरह का कुछ एग्जाम में पूछ लिया जाए तो नहीं कर पाओगे, ठीक है? इस इस मोमेंट पे हमको निकालना है, और सब कुछ दिया हुआ है। ये लेके जा रहे हैं, मतलब ऑफ कोर्स ए नॉट का एक्सेलरेशन है, तो इसको कोई ना कोई लेके चल रहा होगा बच्चों। मतलब यहां पे आप कोई ना कोई फोर्स तो लगा ही रहे होगे, बिना उस फोर्स के ये आगे नहीं जा सकता है, ठीक है ना? वरना क्या होता, अगर खाली छोड़ देते तो ये रॉड नीचे गिरने लगती और ये इधर जाता। लेकिन अगर ये इस तरफ जा रहा है, तो डेफिनेटली यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे एक
कोई ना कोई फोर्स आप लगा रहे होगे। दूसरी चीज इसमें पूछी जा सकती है, नॉर्मल रिएक्शन जो है उसकी वैल्यू क्या होगी। चलिए एक एक करके करते हैं। तो अगर इस मोमेंट पे रॉड ऊपर जा रही है तो ये ए आर है, ठीक है ना। और अगर नॉर्मल की डायरेक्शन भी देख लेते हैं, इस पे कैसे लग रही होगी नॉर्मल की डायरेक्शन। इस पॉइंट पे नॉर्मल ऑन द स्फीयर ऐसे लग रहा होगा, ऑन द रॉड इस तरीके से लग रहा होगा। देख लो, आई होप आप सबको क्लियर होगा ये चीज। ये रॉड का इधर ले लेते हैं, ठीक है ना। एक एक करके इनकी इक्वेशंस लिखना चालू करते हैं और फिर हमें बड़ा आसान लगने वाला है ये। यहां देख लो यार, ये एंगल इस तरीके से, ये एंगल भी थीटा है और ये भी थीटा होने वाला है। तो अगर मैं स्फीयर को ध्यान से देखूं, स्फीयर को ध्यान से देखूं तो मैं क्या लिखने वाला हूं यार, यहां पे एफ इस तरफ, एन साइन थीटा इधर, तो एफ नॉट माइनस एन साइन थीटा एंड दिस इज इक्वल टू कैपिटल एम ए नॉट। ये मेरी पहली इक्वेशन है। और नंबर ऑफ अननोन्स क्या क्या है, एन एक अननोन है, ए नॉट एक अननोन है, ठीक है। इस तरह के दो आ गए अपने पास। आइए जरा आगे बढ़ते हैं, है ना। अब अगर मैं रॉड पे लिखने जाऊं, रॉड पे आप देख लो यार, रॉड पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे होंगे। एक उसका वेट mg नीचे की तरफ लग रहा होगा, लेकिन ये रॉड ऊपर की तरफ जा रही है, तो डेफिनेटली एन कॉस थीटा बड़ा होना चाहिए। तो रॉड के लिए इक्वेशन लिख दी भाई, रॉड के लिए भी इक्वेशन लिख दी। तो वो क्या बनेगा, एन कॉस थीटा माइनस एम जी इज इक्वल टू स्मॉल एम ए नॉट, एम ए रॉड। क्लियर है क्या, ये सेकेंड इक्वेशन बने। अगर आपको ये क्लियर है तो बताइए, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ा जाए। विल आई गेट मैकबुक इफ आई स्कोर अंडर 100 इन नीट। नहीं भाई, नीट वालों के लिए नहीं है ये, जेई मेंस के लिए भी नहीं है, जेई एडवांस टॉप 100 ऑल इंडिया रैंक के लिए है, प्रोवाइडेड आप मुझसे पढ़े हो, ठीक है। और मैं आपको जानता हूँ, ऐसा नहीं कि उस दिन लास्ट दिन उठाए कि चलो भाई मास्टर जी से मिल लेते हैं, रैंक बता देंगे, ले लेंगे। अगर मैं आपको नहीं जानता तो फिर कोई मतलब नहीं है उसका, ठीक है ना। और नीट मेंस वालों के लिए नहीं है, नीट मेंस वालों के लिए नहीं है। चलिए यहां देख लो यार, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, अपने पास दो इक्वेशन हो गए। और नीट वाले बच्चे, तो ये सब क्या कर रहा है, फेल फाल हो जाएगा, डॉक्टर नहीं बन पाएगा तो ये सब नहीं चाहिए नीट के लिए। बोर्ड की किताबें करो और नीट फिजिक्स की जो भी आपके सर वगैरह कोचिंग में रिकमेंड करते हो वो वाली किताबें करो। चलिए अब तीसरा है यार, अपने को क्या करना है, अलोंग द कॉमन नॉर्मल। अलोंग द कॉमन नॉर्मल हमें क्या करना है, अलोंग द कॉमन नॉर्मल हमें एक्सेलरेशन इक्वेट कर देने हैं, वेलोसिटी इक्वेट कर देनी है। विपिल देख, यहीं पे गलती होती है आपसे, यहीं पे गलती होती है ज्यादातर बच्चों से। अगर आप इस एक्सेलरेशन को देखो, यहां पे अगर आप ध्यान से देखेंगे, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये, और इस एक्सेलरेशन को, क्योंकि ये भाई पूरे स्फीयर का सेम एक्सेलरेशन होना है, इसी तरह से अगर आप यहां देख रहे हैं, कोई और कलर लेके आओ भाई, इस एक्सेलरेशन को, ये तो ए आर ऊपर की तरफ है, ये तो ए आर ऊपर की तरफ है। अब देखने वाली बात यह है कि अगर आप लिख देते हो ए नॉट साइन थीटा इज इक्वल टू ए आर कॉस थीटा, अगर आप ऐसे लिख देते हो तो ये रॉन्ग हो जाती है, ये रॉन्ग है भैया। ये गलती सारे बच्चे करते हैं इसमें ज्यादातर। अगर आपने पहले नहीं किया है या आप अच्छा नहीं सोच पाते हो सही तरीके से कॉन्सेप्ट्स को, तो ये गलती कर बैठोगे आप, तो ये गलती कर बैठोगे। यहाँ टॉर्क कहां से आ गया भाई, जो पढ़ा है नहीं वो तेरे से हो नहीं रहा है। थोड़ी देर बाद क्या होगा,
तो ये है करेक्ट इक्वेशन बच्चों, ध्यान रखो, वी नॉट साइन थीटा इज इक्वल टू वी रॉड इंटू कॉस थीटा। ये करेक्ट इक्वेशन होती है। एक्सेलरेशन मे और मे नॉट बी करेक्ट, ठीक है ना। वेलोसिटी की कंडीशन है अलोंग द कॉमन नॉर्मल, रिजिड बॉडी की वेलोसिटीज जो है सेम होने वाली है। तो यहां से अपने को मिलने वाला है वी आर इज इक्वल टू वी नॉट tan थीटा, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट किया, ये ए आर बना, फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशियल ऑफ सेकेंड, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बाई डी टी, ठीक है, प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट वन। ये आती है यार, आप ध्यान रखिए, मैं पहले भी इस चीज पे बहुत थ्रस्ट दे चुका हूं। अब आप कुछ चीज सीखो ना तो यार उसको कायदे से सीखो, एकदम क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए कॉन्सेप्ट्स, ठीक है, क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए कॉन्सेप्ट्स। तो यहां आप देख सकते हो कि यार अगर वी नॉट नॉन जीरो है, अगर वी नॉट नॉन जीरो है तो आप उसको ऐसे नहीं निकाल सकते। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी, आई होप बच्चों आपको बात समझ में आ गई होगी। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या सर? अब डी थीटा बाई डी टी कैसे निकालेंगे ये तो हमने बताया नहीं आपने। डी थीटा बाई डी टी के लिए आप देखिए, ये लेंथ जहां पे ये इसको छू रहा है, जहां पे इसको छू रहा है, ये डिस्टेंस, ठीक है ना, जहां पे ये इसको छू रहा है उसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो हमको मिल जाने वाला है वी नॉट। भाई इस डिस्टेंस का डेरिवेटिव ही तो है, अब ऐसे ऐसे जा रहा है तो ये घटता जाएगा, तो नेगेटिव ऑफ दिस डिस्टेंस डेरिवेटिव वो क्या मिलने वाला है, वो आपको वेलोसिटी भी देने वाला है, डी थीटा बाई डी टी भी पता लग जाएगा। और इस तरीके से सर मैंने कहा है इस इंस्टेंट के लिए, हाँ तो इस इंस्टेंट में वेलोसिटी है ना बेटा। अगर ये बोल देते सिस्टम इज जस्ट रिलीज फ्रॉम रेस्ट तो कहानी अलग होती, तब वी नॉट जीरो होता। लेकिन मैं तो तुम्हें नॉन जीरो वी नॉट दे रहा हूं ना प्रॉब्लम में। थीटा कैसे पता करते हैं, क्योंकि दे रखा होगा, या तो भैया ये डिस्टेंस दे रखी होगी, या तो ये डिस्टेंस एक्स दे रखा होगा ऐसे, ठीक है ना, उससे पता कर लोगे, या फिर थीटा डायरेक्टली दे रखा होगा आपको। समझ में आ गई, समझ में आ गई बात। सर इसको समेशन टी डॉट एट से कर सकते हैं बेटा, इसमें थ्रेड नहीं है यार। टी डॉट एट कहां लगाते हैं, जहां पे जहां पे टी डॉट भी कहां लगाते हैं यार, क्या बात कर रहा है, इसमें कह रहा है इसमें सर टी डॉट भी लगा दो यार, हद है भाई। अब मुंह में बंद कर ले, मुंह में कपड़ा ठूंस ले थोड़ी देर के लिए, है ना। एटलीस्ट बोलो तो ऐसा बोलो कि जो, हाँ रेडियस वगैरह सब गिवन होगा भाई, रेडियस वगैरह सब गिवन होगा जी, उसके बिना थोड़ा निकाल पाओगे, उसके बिना कैसे निकाल पाओगे, ठीक है ना। क्लियर है सारे बच्चों, क्लियर है ये। चलिए अब इसके आगे की बात करते हैं, ये एक प्रॉब्लम था, इसके अलावा भी देख लेते हैं यार कुछ चीजें हैं। आज इसको मैं इंट्रोड्यूस करा दे रहा हूं, अभी सूडो फोर्स जब करेंगे तो उसके बाद बाकी चीजें भी देखेंगे इससे रिलेटेड। इसके ऊपर बहुत धांसू धांसू क्वेश्चन मैंने अपने बुक में डाल रखे हैं यार इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। कल भी किसी ने ग्रुप में पूछा था, जो बच्चे होंगे टेलीग्राम में उन्होंने देखा होगा कि इस तरीके के प्रॉब्लम्स ग्रुप में शेयर हुआ था, एक पाथफाइंडर का था वो। तो ये है एक, ये फिक्स्ड सर्कल है भाई, अब इस सर्कल में बच्चों, अब इस सर्कल में कुछ ऐसा हो सकता है कि यहां एक कॉर्ड हो, ठीक है, यहां पे एक कॉर्ड है, कॉर्ड का मतलब एक रॉड दे रखी है बेसिकली, ठीक है, एक रॉड दे रखी है, और इसी तरीके से एक रॉड यहां पे इंक्लाइंड हो, ये भी तो हो सकता है, एक इंक्लाइंड ऐसे हो। अब इन दोनों के ऊपर एक एक रिंग छोड़ दी गई है, एक रिंग इस पे छोड़ दी गई है और एक रिंग इस पे छोड़ दी गई है। आया ये बनेगा कि नहीं बनेगा, ये बनाना बड़ा मुश्किल है बट ठीक है, चलेगा, ठीक है ना। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो हमको दी गई है, और हमसे पूछा जा रहा है
कि अगर ये एंगल थीटा है, ये वाला रिंग 1 जो है ये T1 टाइम लेती है इस सर्कल को वापस हिट करने में, एंड ये रिंग 2 है, ये इस सर्कल को यहां हिट करने में T2 टाइम लेती है, तो T1/T2 का रेशियो निकालना है। ठीक है ना। शुरू में अगर मन हो रहा है तो इरोडो पे ही फोकस रखो, है ना। पाथफाइंडर उन बच्चों के लिए है जिनके बेसिक्स बहुत अच्छे हो चुके हैं, वो तो करें, सबके लिए रिकमेंडेड नहीं है। ठीक है ना, सबके लिए रिकमेंडेड नहीं है वो। अगर आपको लगता है आपको फिजिक्स के कॉन्सेप्ट बढ़िया हैं, तब तो उस डायरेक्शन में जाओ, है ना, क्योंकि वो बुक आपका समय भी लेगी। चलिए अब इसको करते हैं। तो यहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अगर आप ध्यान से देखेंगे, यहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है ये g है। तो T1 जो है, क्या मैं लिख सकता हूं यार, 2r इज द डिस्टेंस इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, रेस्ट से रिलीज किया है, u सेम है, तो ये बन जाएगा हाफ g T1 स्क्वायर। तो यहां से T1 निकल के आ गया आपका अंडर रूट ऑफ 4r/g। क्लियर है क्या, ये T1 निकाल लिया। अब बच्चों जब हम यहां आ रहे हैं तो देखिए इसकी FBD आपको देखनी पड़ेगी, सारी कहानी इसकी FBD में ही छुपी हुई है। अगर ये रॉड है यहाँ पे और आप इसमें इसको स्लाइड कराने वाले हो, ठीक है, तो अब देखिए यहाँ कौन कौन से फोर्सेस लग रहे होंगे, यहाँ कौन कौन से फोर्सेस लग रहे होंगे। आज एक बच्चा ग्रुप में ज्ञान दे रहा था कि यार जेई में लॉज ऑफ मोशन से तो क्वेश्चन आते नहीं है डायरेक्टली, तो इतना पढ़ने की ज़रूरत है नहीं इस टॉपिक को। यार ऐसे ऐसे बालकों से दूर रहो यार, वो खुद भी नहीं पढ़ेंगे और तुमको भी भ्रमित करेंगे। ठीक है ना। तो आप जरा यहां ध्यान से देखो एक बार, ये एंगल जो है ये थीटा है और ये नॉर्मल रिएक्शन है। ठीक है ना, ये नॉर्मल रिएक्शन है। अब बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है, ये बिल्कुल इंक्लाइन प्लेन जैसा है प्रॉब्लम, ये बिल्कुल इंक्लाइन प्लेन जैसा है प्रॉब्लम। यहाँ पे आप mg के कंपोनेंट ले सकते हो, mg का एक कंपोनेंट उस नॉर्मल को बैलेंस करेगा। इनफैक्ट आपको याद हो पहली या दूसरी क्लास में ही मैंने ये बताया था आपको g साइन थीटा का एक्सेलरेशन। तो आप यहाँ ध्यान से देख लीजिए, इसका एक्सेलरेशन क्या बनने वाला है, mg कॉस थीटा ये वाला, और ये वाला क्या बनेगा, mg साइन थीटा। तो इस तरफ रॉड को तो छोड़ के जा नहीं पा रही है, तो उस तरफ फोर्सेस बैलेंस हो गए होंगे। तो n की वैल्यू आपकी जो मिलेगी, n की वैल्यू जो आपको मिलेगी mg साइन थीटा है। ठीक है ना, और इस तरफ जो आ रहा है उसकी वजह से जो एक्सेलरेशन a आएगा, आप देखिए a की वैल्यू क्या आ जाएगी, mg कॉस थीटा फोर्स डिवाइडेड बाई m। डायरेक्टली लिख सकता था बट मुझे लगा कि ऐसे करा दूं ज्यादा बेहतर है, a इज इक्वल टू जी कॉस थीटा। ठीक है ना, बात समझे क्या। ऐसे बालकों से सतर्क रहे, बिल्कुल बहुत सतर्क रहने की जरूरत है यार। अपनी तो प्रिपरेशन वो खराब कर ही रहे हैं, आपकी भी खराब करा के ही छोड़ेंगे। सब कुछ करना डेप्थ से करना, ताकि किसी और चीज पे आपका भविष्य डिपेंड ना करे। ये देखिए इसकी लेंथ कितनी होगी यार, ये लेंथ जो है ये 2r cos थीटा होगी, ये लेंथ 2r cos थीटा होगी। तो कितना बनेगा दोस्त, L इज इक्वल टू हाफ a T2 स्क्वायर। बट यहाँ L की वैल्यू रखिए, L है 2r cos थीटा, और ये कितना बन रहा है बच्चों, हाफ a की वैल्यू रख दो, वो है क्या, g cos थीटा इंटू T2 स्क्वायर। भाई ये तो cos थीटा गायब ही हो गया, तो ये जो T2 आ रहा है ये भी सेम आ जा रहा है यार। ये इंडिपेंडेंट ऑफ, ये तो इंडिपेंडेंट ऑफ एंगल थीटा आ जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस वर्टिकल सर्कल में, इस वर्टिकल सर्कल में बच्चों अगर आप कोई भी कॉर्ड बना लेते हैं, इस वर्टिकल सर्कल में आप कोई भी कॉर्ड बना लेते हैं,
तो टाइम सेम ही लगना है, ठीक है ना, टाइम सेम ही लगना है। एक कह रहा है रूट कॉट थीटा, अरे चाचा देख लो, अबे हर बार ये एम जी साइन थीटा नहीं होता है, एम जी कॉस थीटा है, ये थीटा इस तरफ है, जब ये एंगल थीटा होता है तो वो एम जी साइन थीटा है। इनने दिमाग में भर रखा है, रट रखा है कि अलोंग द इंक्लाइन एक्सेलरेशन हमेशा जी साइन थीटा होगा, कॉट थीटा इसीलिए आ रहा है तेरा। नॉर्मल रिएक्शन कौन लगा रहा है? नॉर्मल रिएक्शन ये लगा रही है यार, ये रॉड है, ये रॉड है चाचा। तो भाई इस तरफ तो खिंच के नहीं गिर रही है ना, स्लाइड कर रही है, इसका मतलब इस लाइन पे फोर्सेस हर जगह बैलेंस्ड है। अगर नहीं बैलेंस्ड होता तो ये एम जी साइन थीटा इसको इधर खींच लेता और ये वर्टिकली नीचे गिर जाता, बट ऐसा नहीं है। एक कह रहा है सर लेंथ अलग अलग है तो टाइम सेम कैसे हुआ? अबे देखना भैया, पूरा सॉल्व करके देखा तो रखा है, लेंथ अलग है, एक्सेलरेशन भी तो अलग है दोनों का, ठीक है ना। इसके 6 7 8 वेरिएशंस मैंने डाले हुए हैं अपनी बुक में, जो बच्चे होंगे वो देख रहे होंगे। चलिए और एक और ले लेते हैं। इसका मतलब देखो क्या है, और सूडो फोर्स के बाद तो और तगड़ा हो जाता है ये। मतलब आप देखो यहां पे कोई भी पाथ ले लो फिक्स्ड सर्कल में बच्चों, कोई भी पाथ ले लो इसमें फिक्स्ड सर्कल में, हर एक में, चाहे ये वाला ले लो, चाहे ये वाला ले लो, चाहे ये एंगल ले लो, हर एक केस में, हर एक केस में आपको टाइम सेम ही मिलने वाला है, समझे। हर एक केस में टाइम सेम ही मिलने वाला है। इसमें भी टी नॉट, इसमें भी टी नॉट, और इसमें भी टी नॉट। ये एंगल अल्फा है, ये बीटा मान लेते हैं, और ये गामा मान लेते हैं। तो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द एंगल, अगर वो सर्कल फिक्स है, रिंग स्लाइड करके उसी पे, समझे, सेम टाइम में आके गिरेगी। तो इस तरीके के रिजल्ट आपके दिमाग में होने चाहिए यार, कभी अगर क्वेश्चन आ गया तो आपको दिक्कत नहीं होगी। चाहे रिंग यहां गिराओ इसमें, चाहे रिंग इसमें गिराओ, या फिर रिंग आप इसमें गिराओ, सबको बराबर ही टाइम लगना है। समझ में आ गई बात? याद रख पाओगे इसका रिजल्ट? चलिए इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं। एलिप्स में भी तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एलिप्स में भी तो मेरे भाई ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और जेई के पेपर में भी क्वेश्चन इसी तरह से बदले हुए होंगे, सर्कल की जगह कभी एलिप्स दे देगा, कभी पैराबोला दे देगा। देखिए 2 3 कर्व ही हैं जो अपने सिलेबस में इंपॉर्टेंट हैं, सर्कल और उसका भाई एलिप्स, और दूसरा है पैराबोला, ठीक है ना। यही हैं कुछ कर्व जो बहुत फ्रीक्वेंटली पूछे गए हैं। और एलिप्स क्या है? बेसिकली एक तरह का सर्कल का केस है विद मेजर एंड माइनर एक्सिस इक्वल। तो फिक्स्ड है ये येलो जो है ये रॉड है, इनमें रिंग चलनी है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो नीचे की तरफ है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो नीचे की तरफ है। अब यहां पे जाके देखेंगे, यहां पे जाके देखेंगे कि भाई एक रिंग इसमें पड़ी हुई है और एक रिंग इसमें पड़ी हुई है। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? देखिए जरा, क्लियर है? अच्छा मैंने ऑफिस में बोल दिया है यार, है ना। अब आई थिंक आप में से कुछ बच्चों को विद इन 1 वीक इनवाइट आ जाएंगे। हम लोगों ने सिलेक्ट किए हैं फर्स्ट राउंड के लिए कुछ बच्चों को, 11th के कुछ है, 12th एंड 12th पास का मिक्स है। तो जरा इसमें निकालिए यार, इक्वेशन ऑफ एलिप्स दी गई हुई है। ये एलिप्स की इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो इसका टाइम जो है वो t1 लगा है, इसका टाइम जो है वो t2 लगा है। तो आपको ये t1 बाई t2 का रेशियो निकाल देना है और चेक करना है कि t1 बाई t2
अगर a इक्वल टू बी कर देंगे तो ये सर्कल का केस बन जाएगा, और अगर ये सर्कल का केस बन गया तो फिर हमें क्या करना है भैया, तो फिर सिंपली हमें निकालना है कि भाई वेरीफाई हो जाएगा कि T1/T2 का रेशियो जो 1 है। चलिए इसको करते हैं। तो वर्टिकल वाला तो बहुत ही आसान है। अब देखो वर्टिकल वाला तो इतना आसान है हद से ज्यादा, क्योंकि इसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन g है। तो T1 तो तुरंत के तुरंत निकल आएगा यार। 2b, ये डिस्टेंस b है, ये डिस्टेंस a होती है अगर ये इक्वेशन दी है तो 2b इज द लेंथ, एंड ये कितना आ रहा है, हाफ g T1 स्क्वायर। तो यहां से बच्चों आपको जो मिलने वाला है वो कितना मिलने वाला है, √4b/g। ठीक है। अब दूसरा पार्ट आते हैं। दूसरे पार्ट में क्या है, अगर ये एंगल थीटा होता, अगर इस एंगल को मैं थीटा लिख लेता बच्चे, ठीक है ना, तो मुझे मालूम है इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन g cos थीटा होता। इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन g cos थीटा होता। ये डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस भी बेटा हमको पता है, ये डिस्टेंस है √a² + b²। तो जिस पाथ पे वो चल रहा है उसी पाथ की इक्वेशन ले ली यार। ठीक है ना सर, समझ तो सब आ रहा है, पर क्वेश्चन में खुद को सोच नहीं पाते, क्योंकि आप सॉल्व एग्जाम्पल प्रॉब्ली नहीं कर रहे हो, स्किप कर रहे होगे सॉल्व एग्जाम्पल्स। किताब की जो रीडिंग दी जा रही है वो आप नहीं कर रहे होंगे। ये सारे कुछ रीजंस हो सकते हैं। चलिए, अगर आप मेरे साथ नहीं समझ पा रहे हो ना, फिर यार कहीं नहीं समझ पाओगे, मैं बता रहा हूं। फिर या तो क्वेश्चंस के लेवल बहुत कम करके आप करोगे अपना जीवन यापन, है ना। ये देख लो, ये क्या है, ये डिस्टेंस तो यहां लगा रहे हैं यार, ये डिस्टेंस ए बी। क्या करेंगे, ए बी इज इक्वल टू हाफ, एक्सेलरेशन यहां पे g cos थीटा है, और टाइम बेटा इसका t2 है। ए बी कितना है, √a² + b² एंड हाफ g cos थीटा। ये देखिए यहां cos थीटा की वैल्यू रखने का समय आ गया है। tan थीटा कितना है, tan थीटा इज a/b। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया, ये a है, ये b है, ये √a² + b² है, और ये एंगल थीटा है। तो cos थीटा की वैल्यू हमको मिल गई कितनी, b/√a² + b²। ये आ रहा है, तो इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, b/a² + b²। अब ये सारी चीजें यार इसीलिए मैं पहले करवा देता था आपको बेसिक मैथ्स में, कि पूरे फिर सिलेबस में आपको दिक्कत नहीं आती है। ये T2² कितना आया, 2 टाइम्स a² + b² डिवाइडेड बाय bg। अब क्या करना है यार, T1/T2 निकालना था अपन को। तो चलिए एक काम करते, T1² / T2² निकाल लेते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। इसको तो यहां भी टिका सकते हैं। T1² / T2², ये जो वैल्यू है बच्चों, ये कितनी बनने वाली, T1 4b/g, T2² की वैल्यू 2 टाइम्स a² + b², ऊपर जाके b/g। देखिए क्या मस्त आंसर आ रहा है यार, बिल्कुल, है ना। तो यहां से T1/T2 का जो रेशियो है, ये जो आ रहा है, 2 से 2 उड़ा दिया, 4, b² बचा, √2b² डिवाइडेड बाय a² + b²। ये रेशियो आ जाएगा बच्चों। अब वो एक्सेंट्रिसिटी के टर्म में दे या किसी भी टर्म में दे, आपको पता है कैसे निकालना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप यहां रख के देखो, a = b अगर आपको रख के देख रहे हो,
बात समझ में आए ना? ये छोटे छोटे चेंजेस करके ही आपसे जेई एग्जाम में पूछा जाता है। यही छोटे छोटे चीजें करके आपसे पूछा जाएगा, कुछ नहीं पूछेंगे इसके अलावा। और वो, तो ये चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए, ये चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए यार। ठीक है। हाँ कार्तिकेय, कर सकते हो। नहीं, याद नहीं रखनी है, निकाल लेना इसको, याद क्या रखनी है इसको, कैसे याद रखेंगे। चलिए एक और चीज देखते हैं, इसी तरह का एक और चीज देखते हैं। देखो यार, आपके मॉड्यूल्स की जो थ्योरी है ना, वो शॉर्ट नोट्स हैं, वो उसको बुक से रिप्लेस मत करो यार, है ना। बुक रीडिंग बहुत जरूरी होती है यार, बहुत जरूरी होती है बुक रीडिंग। तो मुझे लगता कि यार मेरा तो और काम आसान हो जाता अगर वही बोल देता कि नहीं बस इतना ही पढ़ो, कम ही पढ़ाना है तुमको। बट वो पर्पज नहीं है। अभी आपके पास समय है, 11th ही तो शुरू हुई है, 11th ही तो शुरू हुई है आपकी, है ना। अभी से चीजें स्ट्रांग करके रखोगे, पूरी यही जर्नी एंजॉय करोगे। ये देखिए इस तरीके का एक इंक्लाइन प्लेन है। हाँ, जो भी किताब पढ़ रहे हो पढ़िए उसको। इनफैक्ट मैं तो कहता हूँ ना, शुरू में आप प्रॉब्लम सॉल्विंग के पीछे मत जाया करो, पहले एटलीस्ट 1 वीक शुरू के, है ना, पूरी बुक अपने लेवल पे पढ़ डाली, अपने लेवल पे जितनी हो रही है, जैसी हो रही है ना। और फिर जैसे जैसे क्लास में वो टॉपिक आते जाए वैसे वैसे करते जाओ। पहले सॉल्व एग्जाम्पल पे फोकस किया, और जब सॉल्व एग्जाम्पल हो गए तो उसके बाद फिर लास्ट में आपको, लास्ट के जब 10-12 दिन मतलब 10-12 लेक्चर्स होने के बाद, तब फिर आप उन पे जाओगे तो कहीं ज्यादा आसान रहेगा आपके लिए। देख लो भाई, ये ऐसा कुछ बन गया है। इंक्लाइन प्लेन दिख रहा होगा सबको। इंक्लाइन सर कितने बच्चों के लिए, अब वो जितने भी हो जाएं, कुछ क्राइटेरिया है, वो क्राइटेरिया आप मुझसे मत पूछो किस क्राइटेरिया के बेसिस पे हम सेलेक्ट कर रहे हैं, वो आप ना पूछो। मैंने आपको कम से कम 2 ढाई 3 महीने पहले बता दिया था, 2.5 महीना पहले, कि हम लोग सेलेक्ट करेंगे, अब एग्जाम के बेसिस पे सिलेक्ट करेंगे। अब ये है उसमें कि यार आपसे मेरी डिस्कशन में डायरेक्टली कर लूंगा आपसे, आपको कभी भी कोई दिक्कत है तो आप वहां पे मुझे कांटेक्ट कर लेंगे, तो आपको प्रियोरिटी बेसिस पे डिस्कशन हो जाएंगे। और आप फ्री हैं कुछ भी करने के लिए, मतलब जिस लेवल पे आप जाना चाहते हैं यू विल बी अलाउड। मैं वैसे भी कभी बच्चों को रिस्ट्रिक्ट नहीं करता, है ना। ये देखिए, इधर जरा ध्यान दीजिएगा, ये 90 डिग्री का एंगल है, ये वाला एंगल, और यहाँ ये एंगल अल्फा दिया हुआ है, ये फिक्स्ड है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है मेरे भाई, वो जी की है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है जी की है। और यहां देख लो, इसमें एक छोटा सा मतलब इसको ग्रूव बोल सकते हैं, ठीक है ना, इसको ग्रूव बोल सकते हैं अपन। उसके अंदर एक पार्टिकल डाल दिया गया है, इसके अंदर एक पार्टिकल डाल दिया गया है भाई। अब ये स्लाइड कर रहा होगा, अब ये स्लाइड कर रहा होगा, ध्यान रखिए, ये लेंथ एल है और ये लेंथ भी एल है। मतलब ये चबूतरा जैसा जो है, ये क्या है, L/L का चबूतरा है, इंक्लाइंड है, लेकिन ये एंगल भी 90 है, स्क्वायर है, बेसिकली स्क्वायर। उसमें एक ट्यूब बनी हुई है, एक सुरंग बनी हुई है, और उसमें एक पार्टिकल को हमने रिलीज किया। आपको बताना है कि कितने टाइम बाद ये पार्टिकल नीचे आके गिरेगा, आपको बताना है कि टाइम कितना लग रहा होगा इस पार्टिकल को नीचे आने में। जरा ट्राई करो, 2 मिनट का है समय आप। हाँ, बाद में ऐड हो सकते हैं, बाद में ऐड करते रहेंगे, जो बच्चे परफॉर्म करते रहेंगे उनको अलग करते रहेंगे। सर ऐसा तो आपने मॉड्यूल में भी डाला था। हाँ तो क्या है, तो क्या है, अब ऐसे ही कर लो यार, मॉड्यूल का डिस्कशन हो जाता है। मतलब मेरा जो अभी तक एक्सपीरियंस रहा है ना बच्चों, टीचिंग में, ज़्यादातर उन मॉड्यूल्स को ना मुझे कभी डिस्कस नहीं करना पड़ता था, क्वेश्चंस दिए, बच्चों को पढ़ाया,
है ना, क्लास में अच्छे से फोकस करते थे वो खुद ही बना लेते थे 90-95% क्वेश्चन, 2-4 क्वेश्चन मेरे को डिस्कस करने पड़ते थे बस। चलिए कुछ कुछ बच्चे इसमें आंसर निकाल ले रहे हैं, बढ़िया। मतलब क्लासेस से पहले बुक रीडिंग कर, यार बुक रीडिंग बहुत जरूरी होती है, तुम समझते नहीं हो, है ना। अगर तुम ये चाहते हो कि मैं इन सब चीजों में समय दूं, है ना, कि भाई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ना, या फिर उस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं ना, उनमें टाइम हम बर्बाद करें, उससे ज्यादा कहीं ज्यादा अच्छा है इस तरह के प्रॉब्लम्स को करना, और बुक की रीडिंग के द्वारा जो भी 2-4 बोर्ड वाले थ्योरी वाले पॉइंट्स हैं वो कवर हो जाना है। चलिए, अलग अलग बच्चों के आंसर आ रहे हैं यार, अलग अलग। अभिनव नहीं यार, थीटा तो वेरिएबल है, देख भाई अभिनव, इसमें थीटा वेरिएबल तो है, लेकिन वो जो यहां से देखो, इधर से कॉस थीटा है और इधर से कॉस थीटा है, वो कट जा रहा है, तो इसलिए वो टाइम सेम बन जा रहा है। इसको याद रखेंगे यार, किसी भी कॉर्ड में टाइम सेम ही लगता है, मिनिमम टाइम भी है ये, बाय द वे दिस इज मिनिमम टाइम। चलिए अब मैं क्वेश्चन करता हूं यार। टेलीग्राम के लिए ना तुम मेरे वाईटी चैनल पे जाया करो यार, इंडियन स्कूल ऑफ फिजिक्स, वहां पे है, जिसको भी उसकी जरूरत हो रही है आप। वाईटी पे जाना यार, इस पे है ना, यहां पे टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, डेली डेली मत पूछा करो यार। इसके अबाउट सेक्शन में देखना, सारे मिल जाएंगे। चलिए अब इसको डिस्कस करते हैं, बहुत ही आसान प्रॉब्लम है यार, ये बहुत ही आसान प्रॉब्लम है। मैं, देखो जब यहां 3D में चीजें दिक्कत वाली हों तो आपको क्या करना है, मैं आपको कहूंगा बस अपना देखने का नजरिया बदल दो। तो आपने अपने देखने का नजरिया बदल दिया, आपने इधर से देखना चालू किया, आपने इधर से देखना चालू किया। अब हमें जो ये इंक्लाइन प्लेन दिखेगा बच्चों, कैसा दिखने वाला है, कैसा दिखने वाला है, ये इंक्लाइन प्लेन कुछ हमें इस तरीके का दिखेगा, साइड से ऐसा ही दिखेगा ना, ऐसा ही दिखेगा ना बच्चों। और ये अगर एंगल थीटा है, तो मैं आपको पहले भी ये सब चीजें करा चुका हूं, मान लो ये बॉल होती तो इसमें एक नॉर्मल लग रहा होता, इसमें एक नॉर्मल लग रहा होता ऐसे परपेंडिकुलर टू द प्लेन, बाहर की तरफ, मतलब ऐसे। इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, नॉर्मल, और इसका वेट mg, ये दो होते बस। बिल्कुल पिछले प्रॉब्लम की तरह यहां पे भी हम क्या करने वाले हैं, कुछ इस तरीके का जुगाड़ करने वाले हैं, कुछ इस तरीके का जुगाड़ करने वाले हैं। तो अब वो एंगल थीटा है तो ये थीटा है। ये पिछली बार एक भैया ने इसमें गलती कर दी, देख ले भैया, एक बार फिर से बता दे रहा हूं मैं तुझे। अब ये mg साइन थीटा की वजह से डाउन द इंक्लाइन इसका एक्सेलरेशन आ रहा है, और कितना आ रहा है जी, ये आ रहा है g साइन थीटा। इस बंदे ने बताया कि भैया मुझे तो ऐसा दिख रहा है, बताओ जी साइन थीटा आएगा कि नहीं आएगा। आपने भी कहा हाँ आए, आ तो रहा है, दिख तो रहा है, दिख तो रहा है भाई। आपको भी जी साइन थीटा दिख गया यार, आई होप क्लियर है। अब अगर आप इस दृश्य में देखें, है ना, अब ऊपर से देखने लगो, अब आप ऊपर से देखने लगो, मतलब इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन से, इस जगह से देख रहे हो भाई आप, इस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन से। यहां आपने दूसरा बंदा खड़ा किया, अब ये देख रहा है इसके अलोंग, इसको क्या दिखेगा, इसको दिख रहा होगा एक स्क्वायर। आप इस भाई से पूछोगे ना तुझे क्या दिख रहा है, इसको दिख रहा होगा एक स्क्वायर ऐसे, और ग्रूव जो है, वो जो ट्यूब है वो दिख रही होगी ऐसे।
हाँ सर, बात तो आपकी सही है, बिल्कुल ऐसे ही दिख रही है ना। अब लेकिन यहां पे अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे ना बच्चों, यहां पे अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे, ये जी साइन थीटा जो है ये इस तरफ है, हर जगह ये जी साइन थीटा ऐसे ही रहने वाला है, ये जी साइन थीटा इसी तरीके से आने वाला है। क्या ये बात सब बच्चों को क्लियर है? ये जी साइन थीटा है, मतलब आप इस टॉप व्यू में देख रहे होंगे तो ये जी साइन थीटा आपको इस तरीके से दिख रहा होगा। सर जी कॉस थीटा का क्या हुआ? जी कॉस थीटा इस प्लेन के अंदर होगा भैया, जी एन, एन जो है एन एम जी कॉस थीटा, ये है एम जी कॉस थीटा, और ये है एन वन। ये एन वन जो है ये प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, एन वन जो है बाहर की तरफ। बच्चों देख रहे हो, मैंने सब बना रखा है यहाँ पे, इस जगह को देख लो, उस चित्र को देख लो। अब कितना आसान हो गया यार आपके लिए ये बताना कि सर देखिए, ये एंगल है, ये लेंथ है √2l, ये एंगल आपने दिया था अल्फा, तो इस लाइन के अलोंग, इस लाइन के अलोंग ये जो एक्सेलरेशन बनेगा ये बनेगा क्या? जी साइन थीटा का साइन अल्फा कंपोनेंट बनेगा, ये कंपोनेंट बन जाएगा जी साइन थीटा, इसका ये वाला कंपोनेंट। तो कितना आएगा मेरे बच्चे? कितना आएगा? जी साइन थीटा और इसका साइन अल्फा कंपोनेंट, ये आ रहा है डाउन द ट्यूब। अब आपको पाथ की लेंथ पता है और पाथ के अलोंग एक्सेलरेशन पता है, ज्यादा कुछ बचा नहीं। √2l इज इक्वल टू हाफ, ए कितना है? जी साइन थीटा साइन अल्फा इंटू टी स्क्वायर। यहां से आपको टी मिल गया यार, ये आपका आंसर हो जाएगा बच्चों, ये आपका आंसर हो जाएगा। टी इज इक्वल टू √2l डिवाइडेड बाई जी साइन थीटा साइन अल्फा। समझे क्या? समझ गए? कुछ बच्चों ने बिल्कुल सही इसका आंसर निकाला था, कुछ बच्चों ने इसका बिल्कुल सही आंसर निकाला था। आई होप आपको ये क्लियर होगा यार। ध्यान रखिए यार, एग्जाम में नंबर इसी टाइप के क्वेश्चंस करके आने से संभावना ज्यादा हो जाती है। वो कॉस कॉस अल्फा क्यों नहीं हुआ यार? भाई तेरे को पढ़ा नहीं है क्या तुमने बेसिक मैथ सब? अब ये पूछ रहे हो, है ना? जो पुराने बच्चे होंगे उनको समझ में आ रहा होगा कि यार बेसिक मैथ्स की असली वैल्यू क्या थे। देख रहे हो ये नए वाले कितने परेशान रहते हैं, छोटी छोटी चीजें नहीं पता होती इनको वेक्टर्स की। जिसने बैच अभी परचेज किया है वो धीरे धीरे अपने बैकलॉग्स को निपटाता रहे यार। समझ में आ गई बात? हाँ, 2√2 आ जाएगा, सॉरी, 2√2 आ जाएगा। ये 2 तो छोड़ ही दिया था हमने, बट कोई बात नहीं, बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। आप मत करना बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें, ठीक है ना, क्योंकि एग्जाम आपको लिखना है। क्लियर है? ये कह रहा है, अच्छा हाँ, अल्फा लकीली इस केस में बाय द वे हमने स्क्वायर लेके थोड़ा सा गड़बड़ किया, अल्फा जो है वो 45 डिग्री होगा, ठीक है ना। चलो मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, बट आप ध्यान रखना, अगर लेंथ L1 L2 होती, L1 L2, तो आपको समझ जाना चाहिए था कि क्या होता। बाय द वे यहाँ अल्फा की वैल्यू √2l ही होनी है ना। मैं ये लेना चाहिए था L1 एंड L2, तब जनरलाइज एंगल होता। ठीक है, बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई?
हाँ अल्फा भी पता है, बट आप मेरा आइडिया समझो, मैं L1 L2 देना चाह रहा था इसमें, L1 L2 एक जगह दिया, एक जगह भूल गया, कोई बात नहीं, है ना। अल्फा की वैल्यू 45 डिग्री रख लेना यार। सर इनवाइट कहाँ पे आएगा बेटा, आपने अपनी कक्षा पे रजिस्टर करते समय एक मोबाइल नंबर दिया होगा, है ना, या एक ईमेल दिया होगा, दोनों में से किसी पे भी एक कांटेक्ट आ जाएगा वो। ठीक है, चलिए। पढ़ने में तेरा ध्यान नहीं है, नक्षत्र। चलिए बच्चों, अब थोड़ा सा और कुछ चीजें देखी जाएं, है ना। एक और क्वेश्चन देता हूं मस्त सा, आई होप आप उसको कर लोगे। अगर मेरे भाई मैं इस तरीके का एक क्वेश्चन आपको दे दूं और आपसे पूछ लूं, अच्छा ये सूडो फोर्स में भी आएंगे बट अभी के लिए देख लो बस, है ना, इस तरह के प्रॉब्लम सूडो फोर्स में भी आने वाले हैं, बट आज स्टार्ट कर देते हैं इसके। एक ऐसा है, कैसे यार इसको पलटाया जाए, आह, कैसे पलटाया जाए इसको, चलिए देखते हैं, घुमा लेंगे नहीं तो, है ना। ये ऐसे आया, ऐसे, एक भी ढंग का नहीं बन रहा यार, ये तो सब के सब ऐसे ही बन गए हैं। चलिए इसमें से जिसको भी घुमा के अपना काम बन जाएगा उसको ले लेंगे अपन, बाकियों को भगा देंगे। हाँ इससे काम चल जाएगा, इतनी देर बाद मिला है। इसकी जरूरत थी। देखो यार, दो ब्लॉक दिख रहे हैं आपको, ये दो ब्लॉक, डेली कितने लेक्चर्स देखना बेटा, डिपेंड करेगा तेरे बैकलॉग के हिसाब से देख, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व करने का समय बचा के रखना। ये मत करना कि प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं कर रहे हैं, केवल लेक्चर लेक्चर देखे जा रहे हैं, तो भी कुछ होगा नहीं। थे कहाँ अभी तक तुम, हैं बच्चे, कहाँ थे अभी तक। चलिए, मैं आपसे देखिए किस तरीके के सिंपल से, अगर ये एंगल थीटा है और इसका मास m है, m1, m2, m3, ठीक है ना। आप अपनी नोटबुक काम करिए, अपनी नोटबुक में एक्सेलरेशन ऑफ मास m1, ए m1 ड्रॉ करिए, वेक्टर वाइज ड्रॉ करना है एक्सेलरेशन, ठीक है। तीनों के एक्सेलरेशन ड्रॉ करो वेक्टर वाइज, रफ आइडिया, ठीक है ना। m1 के लिए ड्रॉ करो, m2 के लिए ड्रॉ करो, एंड m3 के लिए ड्रॉ करो एक्सेलरेशन वेक्टर्स, m1 m2 m3 के लिए एक्सेलरेशन वेक्टर्स। सर आज क्लास टॉपर
हाँ, एनएसपी का इफेक्टिव यूज कैसे करें यार? उसमें टेस्ट बनाओ अपने अलग डिफिकल्टी लेवल का। मान लो कोई मेन बनाना चाह रहा, मेन लेवल बना लो, है ना। डिफरेंट जोन है। अगर कोई बच्चा प्रॉब्लम्स करते करते अपना लेवल 6 लेवल 7 तक ले आता है तो मतलब एक बहुत तगड़ी रैंक आएगी उसमें। तो जो, चलिए मैं अब कराऊं, आपने, मैं कराऊं इसको? ठीक है बच्चों। अब देखिए, सारा खेल है फ्री बॉडी डायग्राम्स का, है ना। फ्री बॉडी डायग्राम्स का बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना। एक बार अगर आप फोर्सेस बना लेंगे आपको काफी हद तक आइडिया लग जाएगा। तो मैं फोर्सेस बनाने की कोशिश कर रहा हूं। आप अगर देखेंगे M1 पे एक नॉर्मल ऐसा लगेगा और इस पे ऐसा लगेगा, ठीक है। इसको इधर ले आते हैं। ठीक है ना, ये दोनों का एक नॉर्मल हो गया। एक नॉर्मल यहां होगा अपार्ट फ्रॉम देयर वेट। एक नॉर्मल इधर आ गया, वो भाई ब्लू कलर इसके ऊपर कितना बढ़िया लग रहा है, और एक नॉर्मल इस पे हो गया। तो एटलीस्ट M1 को जब देखोगे ना, M1 को देखते ही आपको तुरंत फील आ जाएगी। आप कहोगे यार M1 को तो सबसे आसान है, M1 तो सबसे आसान है, M1 के लिए तो सोचना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आप ऑलरेडी देखोगे यार, इसमें आपने नॉर्मल रिएक्शन ऐसे, और इसको ग्राउंड पे ही चलना है, ग्राउंड से भी एक नॉर्मल लग जाएगी, इसमें बैलेंस कर लेगा। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही इसका मूवमेंट हो सकता है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही बच्चों इसका मूवमेंट हो सकता है। ये एंगल है थीटा। तो यहां पे ये जो N1 है, इधर लिख भी लेते हैं N1। मैं, अगर मुझे एग्जाम में सॉल्व करना होता तो मैं बहुत डिफरेंट तरीके से करता, बट अभी आपको मुझे ना इसको समझाना है, आप लोगों को इसका तरीका भी समझाना है। तो आप जैसे ही फोर्स ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे आपको इमीडिएटली क्लियर हो जाएगा कि यार ये तो बड़ा आसान है। ये M1 है, N1 इस तरफ है, तो इसका एक्सेलरेशन को भी मेरे बच्चे इधर ही आना पड़ेगा। तो A1 का एक्सेलरेशन आपको तुरंत के तुरंत पता लग गया कि यार ये जो है, और ये थीटा है तो ये थीटा है। N1 साइन थीटा जो है बच्चों वो क्या आ रहा है, M1A1। आप पढ़ो, इतना पढ़ना चाहिए नॉर्मली एक जेई एस्पिरेंट को। M3 को आप देखो बच्चों, तो M3 को आप अगर देखोगे ध्यान से तो यहां पे केवल और केवल एक उसका वेट mg लग रहा होगा ऐसे, और बस यही दो फोर्स है, यही दो फोर्स है। तो इसके पास कोई चारा नहीं है, इसको तो नीचे ही उतरना है यार, इसको तो नीचे ही उतरना है। तो इसका एक्सेलरेशन भी आपको डायरेक्शन के साथ पता लग गया A3 का। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि भैया इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, तो आपके लिए बहुत आसान है, M3G माइनस N2 इज इक्वल टू M3 टाइम्स A3। देखते जाना, अभी देखते जाना। ये क्या क्या है, ये एक अननोन आया, ये एक अननोन आया, और बाद में मैं आपको अननोन कम करने की तरकीब भी बताऊंगा। तीसरा अननोन और चौथा अननोन। भाई ये चार अननोन हो गए, और ये मेथड 1 है, अप्रोच 1 है, ठीक है। ये अप्रोच आपको अंदर तक थॉट प्रोसेस देगी, ठीक है। कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी इसी तरह आती है यार, चीज़ों को लिख लिख के सीखो। जो इक्वेशंस बना रहे हो उनको थोड़ा सा अपने दिमाग में खलबलाओ, उनके बारे में सोचो। कई बार इतनी नई नई चीज़ें आपके दिमाग में समझ में आएंगी ना, उनसे जो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आती है चीज़ों की, वो कुछ नहीं करके आ सकती इतनी बढ़िया। ठीक है, यहाँ का क्लियर है, यहाँ का क्लियर है। चलिए इस पे देखते हैं, इसको भी उठा लाते हैं। हे ब्रो चलो,
इसको ले आए यहां से, थोड़ा बड़ा कर देते हैं। अब बच्चों यहां से N2 नीचे है, N1 इस तरफ है, चाहो तो आप ये लिख सकते हो, ठीक है। अब देख लो यार, ये एंगल थीटा है, तो ये थीटा हुआ, तो ये कितना हुआ, ये थीटा हुआ। देख लो, अब ये वर्टिकल में भी जा रहा है, ये वर्टिकल में भी जा रहा है, और साथ साथ ये किस तरफ जा रहा होगा, ये राइट साइड भी जा रहा होगा उस तरफ। N1 साइन थीटा की वजह से राइट साइड भी जा रहा होगा। अगर आपको कुछ नहीं आता है, अगर आपको कुछ नहीं आता है, तो आप इसके एक्सेलरेशन को दो हिस्सों में बांट लीजिए, ऐसे और ऐसे। अब रिजिड बॉडी कंस्ट्रेंट के हिसाब से एक बार सोचेंगे तो जिंदगी आसान हो जाएगी कि भैया ये जो रिजिड बॉडीज हैं ये आपस में टच कर रही हैं। तो जब रिजिड बॉडी आपस में टच करती हैं तो उनका एक्सेलरेशन किस तरफ होना चाहिए, डाउन होना चाहिए। तो इससे क्या हो जाएगा, ये हमें तुरंत समझ में आ गया कि ये एक्सेलरेशन जो है ये A3 होना चाहिए। इसका नहीं पता था तो इसको ले लिया हमने AX। अब अगर आप ध्यान से देखोगे, अब अगर इसको आप ध्यान से देखोगे, सर स्कूल के बाद कैसे पढ़ें 12-13 घंटे, यार अब आपकी इच्छा है। मैंने कहा था क्या स्कूल जाने को भाई दुनिया अच्छे बालक पढ़ रहे हैं सारे उसके हिसाब से क्या बोलते हैं डमी स्कूल्स में। तुम तुमको स्कूल में पढ़ना था, मैनेज करो यार अपने हिसाब से, जितना टाइम मिले उतना पढ़ो, जितना टाइम मिले उतना पढ़ो। स्कूल में बात कर लो अगर वो अलाउ कर दे तो। खैर आ जाओ यार, हमको तो इससे क्वेश्चंस करना है। ये देखो बच्चों यहाँ पे ऐसा फोर्सेस देखो यहाँ पे, ये मुझे पता नहीं था, मैंने अपने साइड से ऐड किया है, ध्यान रखना। वर्टिकल में ऑलरेडी कंस्ट्रेंट यूज हो चुकी है वर्टिकल में, कि ये ग्रीन वाला ऑरेंज वाला अलोंग द कॉमन नॉर्मल एक्सेलरेशन सेम होने चाहिए, क्योंकि एंगल्स नहीं बदल रहे हैं तो एक्सेलरेशन सेम होने चाहिए। वो A3 है तो इसका भी A3 ही होना चाहिए, हमने यूज कर लिया। अब इस पे क्या लिखोगे यार, N1 साइन थीटा, एंड ये दे रहा है M2 टाइम्स AX। जैसे ही मैंने ये लिखा मेरे पास एक और अननोन आ गया। N1 को तो हम लिख चुके हैं पहले यहां पे, हाँ N1 को हम लिख चुके हैं पहले, ये आ गया यार। अब वर्टिकल डायरेक्शन में लिख लो, ये नीचे आ रहा है, M2G भी नीचे है, N2 भी है, और N1 cos थीटा। तो मैं इसकी इक्वेशन लिखने वाला हूं M2G माइनस प्लस N2 माइनस N1 cos थीटा। एंड ये कितना आने वाला है यार, ये कितना आने वाला है, ये आने वाला है M2A3। अब आप देखोगे जैसे ही आपने इसको लिखा, आपने एक और अननोन ऐड कर दिया। कितने इक्वेशंस बन गए, एक, ये इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं, ये 3 हो गई, ये 4 हो गई। सर मैं परेशान हो गया हूं, इतनी सारी इक्वेशन कैसे मैनेज करेंगे, अननोन तुम्हारे पास 5 है, एक कंस्ट्रेंट बची है। कौन सी कोई मुझे बताएगा क्या कंस्ट्रेंट बची है, जरा लिखो तो सही यहां पे, क्या कंस्ट्रेंट बची है बताओ। A3 2 बार काउंट कर दिया है, अच्छा A3 2 बार काउंट हो गया है A3 को हटा देते हैं अब, सॉरी ब्रो। और क्या, और N1 1 2 3 4 5 तो है यार, 5 ही तो है तब भी। M1 M2 के कांटेक्ट बिल्कुल सही है, कौन भैया कह रहा था ये M1 M2 के कांटेक्ट पॉइंट, गर्व कह रहा था, बिल्कुल सही है यार, बहुत तो फील आ जाती है। इक्वेशन की कमी है, और वो कौन सा है, वो है